जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए जो कि आप लोगों के बोर्ड का एग्जाम है, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप लोग जो भी लक्ष्य बनाए हों एकदम 100% उसको प्राप्त करें। बच्चों, जैसा कि ऑर्गेनिक का जो सेशन चल रहा था उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग 146 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे, जो 2009 से 2022 तक के वो क्वेश्चन थे, आप अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। उसको अगर किसी का रह गया होगा तो उसको अच्छे से आप टेस्ट से पहले उसको देख लीजिए। आज के सेशन में हम लोग 147 से लेकर 230 तक प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपको जो 147 से 230 तक के प्रश्न है ये 2023, 24 और 25 के प्रश्न हैं। इसमें कुछ आप लोगों को जो असाइनमेंट मिला हुआ है उसमें कहीं कहीं पर क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ है। वो मिस प्रिंट इसलिए हुआ है कि क्वेश्चन बैंक में भी उसी प्रकार से था, लेकिन जब उसको हल किया गया तो देखा गया कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो जो वास्तविक रूप से जो ओरिजिनल पेपर था अगर उसमें ऑप्शन देखा गया तो उसको सुधार करते हुए इसमें किया गया है। तो आप लोग अच्छे से पूरे लास्ट तक इस सेशन में बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि कितने आसानी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक और चीज, आपको शुरुआत में प्रारंभ में कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग कठिन रूप में भी दिखेंगे। फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कि ना बहुत अधिक कठिन है ना आसान है। फिर आपको एकदम वन लाइनर एकदम सीधे थ्योरेटिकल रूप में है कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्य के साथ में आप लोग पूरा सेशन एक साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 147 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, और जहाँ पे सुधार करना है वो चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पे बताते चलेंगे कि आपके जो क्वेश्चन बैंक चाहे जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें ये चीज़ें था। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड की पहचान है कि यदि कोई हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो द्विबंध वाले कार जो दो बंध बना जो साथ में द्विबंध वाले अन्य कार्बन से जुड़ा हो, चाहे उसके अलावा भले वो सिंगल बंध से कार्बन से जुड़ गया हो, लेकिन ये निश्चित हो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कहीं ना कहीं डबल बंध के द्वारा किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पर जहाँ एक्स जो है, एक्स हो सकता है आपका फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। ये हाइलाइट का शर्त है कि जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हो, इन चारों में से कोई भी जुड़ा हो वो डबल बंध के द्वारा किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो। तो चलिए, हमारे पास ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है कि ये सिंगल बंध यहाँ बना रहा है, आगे भी सिंगल बंध ही है। आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ये सही है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे डबल बंध बना रहा है। तो आपका जो असाइनमेंट है उसमें ये ब्रोमीन ही नहीं दिया था, तो आप लोग उसको सुधार करते हुए इसको आप कीजिएगा। इसका सही आंसर बी होगा। आप यहाँ पर जो है ना, जो इसका डी ऑप्शन है उसमें दो ही बंद नहीं बल्कि उसमें तीन बंद है। अब तीन बंद होने के कारण ये ब्रोमीन भले कार्बन से जुड़ा है लेकिन वो तीन बंद से जुड़ गया, तो वो विनाइल हाइलाइट नहीं है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। आप इसके कंसेप्ट को इस रूप में लिख लीजिएगा कि ये विनाइल हाइलाइट का शर्त है, और इस रूप में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 148 नंबर की आईयूपीएसी नाम। देखिए, आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे लंबी अगर कार्बन की श्रृंखला देखा जाए तो 1, 2, 3। अगर 3 है तो इसमें आप देखेंगे कि आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी 3 के लिए हम पहले ऑप्शन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अगर ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इस रूप में है। तो इसका 3 है तो प्रो प्रो, क्योंकि ये एकल बंध बनाया है तो एन हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे देखिए ब्रोमीन भी जुड़ा है और मेथिल भी जुड़ा है। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे यानी 2 ब्रोमो, इसी के आगे होगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन, चूंकि ये अभी हटाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखना है। अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, और इसको हटाने के बाद ये ऑप्शन हम देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ देखिए 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा 149 नंबर कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफार्म का यदि अवकरण किया जाए।
जिंक और जल के साथ। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, उसमें 148 नंबर में जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट है, प्रोपेन का जगह प्रोटीन लिखा हुआ है। इस स्थान पर क्या था? प्रोटीन, जिसके कारण से आपको पकड़ क्वेश्चन का आंसर पकड़ने में दिक्कत है। तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बल्कि प्रोपेन होगा। अगला जो प्रश्न है 149 नंबर, जिंक और जल के साथ क्लोरोफार्म। अब क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3। अब इसका हम अवकरण यानी अपचयन कर रहे हैं। अपचयन, तो अपचयन के दौरान क्या होगा कि ये जो Cl3 है, Cl3 अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन अपचयन के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, और ये क्लोरीन स्थान यहां से निकलेगा हाइड्रोजन ग्रहण करते हुए HCl के रूप में। तो चूंकि 3 क्लोरीन है तो ये 3HCl, और इसके स्थान पे जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा CHH3। अगर एक साथ लिखा जाएगा तो यही हो जाएगा CH4। अब CH4 का नाम क्या है? तो CH4 हो जाएगा मेथेन। मेथेन। अब इसमें ऑप्शन अगर देखें तो डी ऑप्शन है मेथेन। अपचयन हो रहा है तो Cl जो हो गया 3HCl के रूप में बाहर निकला, और इसके स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 150, एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में करते हैं? तो देखिए एल्किल हाइलाइड अगर हम एग्जांपल ले CH3CH2Cl, तो आपको पता है कि अगर हम इसका ऊर्ज अभिक्रिया कराएं, ऊर्ज अभिक्रिया, तो ये देता है एल्केन। अगर इसी की अभिक्रिया हम एल्कोहलिक KOH, आप रूट मैप 2 में देखिएगा, एक तरफ एल्कोहलिक KOH और एक तरफ जलीय, एक तरफ हम जलीय CH3CH2Cl, और इसको हम ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा किए तो ये हो गया एल्केन, और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिए तो ये हो गया एल्किन CH2 डबल बंद CH2। रूट मैप 2 में देखिएगा तो ये सबसे निचला पोर्शन। यदि जलीय हम KOH लेते हैं तो ये एल्कोहल बन जाता है CH3CH2OH। तो ये एल्केन भी दिया, एल्किन भी दिया और एल्कोहल भी दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है 151 नंबर, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म परीक्षण देने वाला कौन कौन सा है वो आप एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए थे, उसको बस ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल रहेगा तो उसमें बीटा 3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक देता है एथेनॉल यानी CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल या इसी को कहते हैं एथेनॉल। एक देता है एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटेल्डिहाइड या एथेनॉल। देखिए एथेनॉल भी दिया हुआ है, एथेनॉल भी दिया हुआ है, तो ये आइडोफॉर्म परीक्षण देने वाले हैं। ये जो हैं दोनों आइडोफॉर्म परीक्षण देने वाले हैं। एक होता है आइसोप्रोपिल यानी 2 प्रोपेनॉल, इसमें कौन से आ जाते हैं CH3CHOH CH3। तो अगर एल्कोहल रहेगा तो हमें कैसे हम पहचानेंगे? नियम क्या है कि अगर ये देखिए एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इसमें भी ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा कम से कम 3 हाइड्रोजन हो अगर एल्कोहल हुआ तो। देखिए इसमें ये बीटा 3 हाइड्रोजन है। अगर एल्डिहाइड रहा तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 होनी चाहिए। तो ये इसका शर्त होता है, क्योंकि इसी हाइड्रोजन के स्थान पे आयोडीन आता है और वो आयोडोफॉर्म यानी CH3 बनाता है। तो इसके अलावा आप देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये हो गया तो ये आयोडोफॉर्म देगा, एथेनॉल आपका ये हो गया, एथेनॉल आपका एसिटेल्डिहाइड हो गया, तो नहीं देने वाला कौन सा हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 152 नंबर कि ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल को यदि हम दर्शाएं तो CH3
अगर इस स्थान पे दर्शाएं OH, फिर CH2CH3, तो ये वाला एल्कोहल अगर देखा जाए तो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य दो कार्बन से, तो ये हो जाता है द्वितीयक। ये किस रूप में है? द्वितीयक। अगर ये एक कार्बन से जुड़ा होता, ये वाला जो कार्बन है OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर कोई एक कार्बन से जुड़ा होता तो वो हो जाता प्राथमिक। अगर ये तीन कार्बन से जुड़ा होता तो वो हो जाता तृतीयक। तो देखिए, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा है, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन से जुड़ा, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगला जो हमारा प्रश्न है 153 नंबर, निम्नलिखित में कौन ईथर है? तो ईथर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ROR, या इसको इस रूप में लिख दिया जाए, तो इसका ऐसा देखिए ऑप्शन सी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 154 नंबर, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण एसीटोन यानी द्वितीयक एल्कोहल, जैसे ये है CH3, ये वाला ऑप्शन CH, ऊपर है OH, और फिर है CH3, ये इस रूप में है, तो ये वाला ऑक्सीकृत होकर यही बदल जाता है CH3CH भी नहीं, C केवल हो जाता है C, डबल बंद O, और CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, तो जिसमें हाइड्रोजन का त्याग हो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो जो एसीटोन देने वाला है वो है C नंबर, जो इस रूप में है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 155 नंबर, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? 154 नंबर था ये, 155 नंबर है, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो देखिए बच्चों, हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो आप लोग सूत्र जानते हैं वो है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड जो है, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, जो कि इस प्रकार से उसकी संरचना है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। तो ऐसा कोई इसमें ऑप्शन देखिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, जबकि ये सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसमें कोई एमाइड नहीं है। पारा टालविन सल्फोनिल, टालविन में पारा स्थान पर ये कह रहा है CH3, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में तो कोई इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक नहीं है, लेकिन हिंसबर्ग अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें पी के जगह चखरा टाइल टॉलविन लिखा हुआ है, पी का ही अगर उस पे टाइपिंग में वो हुआ है, आप उसको पी कर दीजिएगा। पी का मतलब पारा, पारा यानी यहाँ पे CH3 है, तो इसका उपयोग हिंसबर्ग अभिकर्मक के स्थान पर किया जाता है, लेकिन मेन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये वाला। इसको कंसेप्ट के रूप में इस रूप में लिख लीजिएगा, लेकिन ये जो है पारा टॉलविन का ये सूत्र लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 156 नंबर, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया, अब देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया किससे करे? Br2 और KOH, ये कहीं ना कहीं हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को दर्शा रहा है। हम KOH के स्थान पर NaOH ले रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से सूत्र बन रहा था CH3CONH2। इसकी यदि हम अभिक्रिया Br2 प्लस 4NaOH के जगह हम 4KOH लिए हैं, तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा, देखिए केवल ये CO हट जाता है, ये वाला जो है CO हट जाता है हाफमैन ब्रोमामाइड में, और यहाँ पे बनता है CH3NH2। इसके अलावा जो बनता है यहाँ पर 2KBr बन जाएगा, प्लस K2CO3 और प्लस 2H2, इस रूप में ये बन जाता है। लेकिन हमारा जो मेन उत्पाद यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसका नाम है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन।
अगर संतुलन देखें तो 2 kBr हो गया K2CO3, 2 K CO3, CO और 3 ऑक्सीजन यहाँ का, 2 ऑक्सीजन यहाँ का, 2H2O। तो ये हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को दर्शा रहा है, हाफमैन ब्रोमामाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल एमीन। इसके अलावा जो हम लोगों का 157 क्वेश्चन है, 157 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्न में कौन से टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक जो पूछा गया है, आप जानते हैं किसको कहा जाता है? सिल्वर कृत अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, अमोनिया कृत, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट को, जिसका सूत्र होता है, हम 2 पहले ले लेते हैं वो संतुलित करने के लिए, Ag और NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे प्लस या OH के साथ में ये जुड़ा रहता है। तो आपको जो असाइनमेंट है ना, इस स्थान पर कुछ अलग नाम दिया हुआ है, जैसे फार्मेल्डिहाइड इत्यादि। तो अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट आप ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन वहां पे बदल दीजिएगा और उसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 158 नंबर, निम्न में कौन से कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, तो ऐसे 3 हैं, HCHO फार्मेल्डिहाइड, दूसरा है बेंजल्डिहाइड है यानी C6H5CHO, और एक है तृतीयक जो एल्डिहाइड होता है CHO, और ये CH3, 3 तरफ से CH3 से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है, चूंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो ये तीनों में से कोई हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फार्मेल्डिहाइड जो होता है कैनिजारो अभिक्रिया देता है, एल्डोल संघनन नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 159 नंबर, कि जब फार्मिक अम्ल को, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का यदि सूत्र देखें तो HCOOH है। अब इसको हम H2SO4 के साथ गर्म किए, तो H2SO4 एक निर्जली कारक है, यानी इससे जो होता है ये जल निकालता है। अब इसमें से H2O को अगर हटा दें, 2 हाइड्रोजन ये हटा दिए, 1 ऑक्सीजन हटा दिए, तो यहाँ पे निकलता है CO। तो एक H2O निकलता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सही आंसर हो जाएगा CO। 160 नंबर यदि हम क्वेश्चन देखें तो उसमें है, देखिए इसका IUPAC नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, आप ऐसा क्वेश्चन कई बार किए हैं। तो देखिए 1 2 3, जब 2 क्रियात्मक समूह हो तो हम एक को द्वितीयक अनुलग्न, एक को पूर्व लग्न। अब पूर्व लग्न में इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसका वरीयता श्रेणी में स्थान नीचे है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है 161 नंबर, कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील, सेकेंडरी एमीन देखिए, अगर NH2 रहता है, बंद NH2, तो ये प्राथमिक होता है। अगर बंद NH बंद रहे तो ये द्वितीयक होता है, और N केवल रहता है तो ये तृतीयक होता है। तो ऐसा अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 162 नंबर, देखिए इसका IUPAC नाम कह रहा है, तो इसका IUPAC आपके असाइनमेंट में ना, ये जो NH2 है यहाँ पर दिया गया है, आप उसको सही से कर लीजिएगा, CH बीच में है ये। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसका 1 2 3, यानी प्रोपेन हो गया, 2 पर एमीन हो गया, तो कोई ऐसा ऑप्शन, प्रोपेन 2 एमीन, देखिए ये वाला 3 कार्बन है तो प्रो, एकल बंध है तो N2 एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 163 नंबर, कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड, देखिए ग्रिग्नार्ड कभी भी ना एल्केन देता है, ग्रिग्नार्ड जो है
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं? तो एल्किल समूह है, मैग्नीशियम है और उसके साथ हैलाइड है। तो ये हमेशा एल्केन देता है। अब आर के साथ में केवल एच जुड़ जाए तो आर एच मिलकर ये दे देता है एल्केन। हमेशा ध्यान रखिएगा जहां भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम आए तो वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर एक एल्केन देता है। अगला प्रश्न जो है, ये कंसेप्ट भी आप साथ में लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय एमीन कब पूछ रहा है। तो एमीन का पहले भी आप 2009 से 2022 तक के अंतर्गत का ये क्वेश्चन है कि सबसे जो प्रबल होता है 2 डिग्री यानी द्वितीयक, उसके बाद 1 डिग्री यानी प्राथमिक, उसके बाद 3 डिग्री तृतीयक। ये सभी हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा बदलाव हुआ है। और सबसे कम होता है NH3 यानी अमोनिया का। तो इसमें द्वितीयक अगर देखा जाए तो NH पहचान होता है द्वितीयक एमीन का। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 165 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे अपने असाइनमेंट में ना, तो डी ऑप्शन वहां पे नहीं है। वो डी ऑप्शन का सेलुलोज जो है वो इसके अगले प्रश्न एंजाइम वाला है तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इसमें डी ऑप्शन सेलुलोज जो कि पौधे की कोशिका भित्ति में होता है। तो कोशिका भित्ति पौधे में बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सेलुलोज जो होता है प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 166 नंबर, एंजाइम होते हैं। अब इसी के साथ आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे ना तो लिखा हुआ है सेलुलोज एंजाइम होते हैं, जबकि सेलुलोज डी ऑप्शन है पिछले प्रश्न का। तो एंजाइम सभी प्रोटीन के बने होते हैं। आप अपने नोट्स में देखेंगे तो एंजाइम जहां पर है वहां पे आप लिखे हुए हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। पृष्ठ रसायन में ये भाग आया था जहां पे एंजाइम की क्रिया विधि आप लिखे हैं, वहां पर आप लोग एंजाइम के बारे में थोड़ा सा मैं ये लिखवाया हूँ कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 167 नंबर, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? प्राइमरी एमिन ग्रिग्नार्ड निम्नलिखित में सबसे क्षारीय एंजाइम होते हैं, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए एक होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ADE एडेक। इसके अलावा जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो जल में इसके अलावा कौन बच गया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहीं पर, हाँ सी ऑप्शन जो है, बी और सी जो है जल में घुलनशील है। अगला जो प्रश्न है 168 नंबर, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग? आप लोग नोट्स में लिखे हुए हैं जनन क्षमता में कमी हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक के भी रूप में काम आता है विटामिन ई। अगला जो हमारा प्रश्न है 169 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिऑक्सीकारक? तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट यहीं पे नाम आया, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई का प्रयोग होता है। आप देखते हैं कि शैम्पू या इस पर विटामिन ई के होने का एक और रीजन होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये विटामिन ई काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 170 नंबर, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ बहुलक? ताप दृढ़ बहुलक यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक के रूप में पूछ रहा है कि ऐसा कोई बहुलक है जो ताप के द्वारा उसके संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा एक बहुलक है बैकेलाइट। आप ध्यान रखिएगा बैकेलाइट ताप दृढ़ है। बाकी जो नायलॉन 6 या नायलॉन 66 और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, चाहे पॉलीथीन इत्यादि जो है, हम गर्म करते हैं ना तो थोड़ा सा उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसको अलग आकार भी दिया जा सकता है। लेकिन ताप दृढ़ हम उसको कहते हैं जो ताप के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन न किया जा सके। तो ऐसे है बैकेलाइट जिससे स्विच इत्यादि बनता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 171 नंबर कि प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन एक होता है, एक नियोप्रीन होता है।
प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का है और कृत्रिम रबर नियोप्रीन का। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन इसका मोनोमर, इसका रासायनिक नाम है। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 172 नंबर, निम्नलिखित में किसमें एस्टर बंध है? तो एस्टर देखिए जो बहुलक नाम है टेरिलीन, टेरिलीन को हम पॉलिस्टर भी कहते हैं। आपको अगर ये नाम ध्यान होगा तो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से जो रेसे इत्यादि बनते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा, उसी का पॉलिस्टर टेरिलीन या डेक्रॉन नाम दिया गया है, क्योंकि ये पॉली एस्टर, एस्टर बंध ये बनाता है RCOOR, इस रूप में ये एस्टर बंध के रूप में ये होता है। तो टेरिलीन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 173 नंबर, निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड देखिए इसमें हो जाएगा नायलॉन 66। नायलॉन 66 किसका बना होता है? तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का अगर सूत्र लिखें तो NH2CH2 का होल 6 और फिर NH2 अब प्लस एडिपिक हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल में सूत्र हो जाता है HOOC यानी COOH और CH2 का होल 4 फिर COOH। तो जब बंद निकलता है तो OH निकलेगा, इसमें से एक H निकलेगा। तो देखिए CO और यहाँ पे NH बन रहा है, आगे चूंकि बंद है तो इसलिए NH2 नहीं रहता। तो जहां पर CO इस रूप में NH जो भी आगे जुड़ा तो ये एमाइड को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। आप लोग बहुलक में ये पढ़े हैं कि एमाइड, ऐसे नायलॉन 66 किसका बना होता है? तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडीपी कम्ल। एडीपी कम्ल के सूत्र में चूंकि 6 कार्बन है, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो आप अपने नोट्स में देखेंगे तो इससे बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो सूत्र जो बच गया CONH, तो ये एमाइड का सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 74 नंबर, कि किसका उपयोग एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब हो गया जो हमारे अमाशय में कभी प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। इसका जो हिंदी नाम है प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल के रूप में किस चीज का उपयोग होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, आपका जो असाइनमेंट मिला है उसमें केवल मैग्नीशियम लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे पूरा जो ओरिजिनल पेपर है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 175, कि इसका यूपीएससी नाम बताएं। आप इसको देखेंगे, इसका जब हम अंकन करेंगे तो जिधर से नजदीक पार्श्व श्रृंखला है तो 1 2 3 4, अगर 4 है तो ब्यूट के रूप में होगा ब्यूटे, ब्यूटेन। 4 है तो ब्यूट, एकल बंध है तो एन। अब 1 पर क्लोरो है, क्लोरो का नाम पहले लिखाएगा 1 क्लोरो और 3 मेथिल, 3 मेथिल। तो 1 क्लोरो, ये भी नहीं है, 1 क्लोरो 3 मेथिल, हाँ 3 पर है तो 3 मेथिल 1 क्लोरो। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 176, क्लोरोफार्म जिंक द्वारा जल अपचयन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है। मैं अभी बताया था कि यदि क्लोरोफार्म CHCl3 का हम यदि अपचयन करें, अपचयन, तो क्लोरीन निकल जाता है किस रूप में? 3HCl के रूप में, और Cl का स्थान पर H आ जाता है, यानी H के जगह Cl के जगह H आ गया, और इसी को साथ में लिखा जाता है CH4। तो इसका सही आंसर मेथेन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, एथिल ब्रोमाइड, अब एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3CH2
Br अब प्लस Ag2O, Ag2O। तो देखिए बाबू, ये जब अभी क्रिया करेगा तो सिल्वर जो है ये ब्रोमीन को लेकर निकलेगा। तो Ag पर भी एक प्लस चार्ज होता है और ब्रोमीन पर भी एक माइनस चार्ज। चूंकि दो यहाँ पे सिल्वर परमाणु हैं, तो इसको हमें यहाँ पर इसकी भी संख्या दो लेना पड़ेगा। तब जाकर यहाँ पर Ag Br 2 Ag निकलेगा प्लस। अब इसकी संख्या दो हो गया और ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर बन जाएगा पहले CH3CH2, एक ऑक्सीजन, अब फिर से यही वाला जुड़ेगा CH2CH3। तो ये देखिए डाई इथाइल ईथर, इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है, तो ये एक तरफ से ईथर हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। देखिए ये ब्रोमीन जो है सिल्वर को लेकर निकल गया, बीच में ऑक्सीजन आया, फिर यही रिपीट हो गया है, बस ऐसा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तो डाई एथाइल ईथर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो सिल्वर ऑक्साइड लिया गया है ये शुष्क है। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 178 नंबर, लिवकास अभिकर्मक। देखिए यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है अनाद्र, अनाद्र को ही निर्जल कहते हैं। तो निर्जल जो ZnCl2 होता है और सांद्र HCl, आप लोग जहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल बताए हुए हैं, तो उसमें लिवकास अभिकर्मक द्वारा भी उसमें अंतर है। तो लिवकास का वहां पे मैं सूत्र कहा था। तो अनाद्र का ही मतलब होता है निर्जल, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 179, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक की बात आ गया। नाभिक स्थलीय का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है SN1 SN2, एक होता है SN1। देखिए SN2 ये न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्थलीय की बात कर रहे हैं। ये जो भी प्राथमिक प्राथमिक हैलाइड होता है, प्राथमिक हैलाइड जो होता है ये देता है SN2। SN1 जो होता है ये तृतीयक हैलाइड जो देता है, तृतीयक हैलाइड। ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन में कभी उपयोग आएगा। और द्वितीयक जो होता है, द्वितीयक हैलाइड, वो कभी SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। लेकिन SN का मतलब हो गया, N का मतलब, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का हिंदी है नाभिक स्थलीय। प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड। इलेक्ट्रोफिलिक एक होता है, यह कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जो एल्कीन होता है। एल्कीन, एल्कीन का मतलब हो गया जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद हो। और बेंजीन, बेंजीन में भी डबल बंद होता है। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया देते हैं, ये वाला। और ये जो दोनों हैं ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया। कौन कौन? SN1 और SN2 का मतलब हो गया नाभिक स्थलीय यानी न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्थलीय। एल्किन जिसमें डबल बंद हो या बेंजीन हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। तो चूंकि ये आप देखेंगे ना कि ये प्राथमिक हैलाइड है, इसका अगर सूत्र लिखें तो CH3CH2Br है। तो ये एक्स है, ये एक ही जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक हुआ। प्राथमिक हुआ, तो प्राथमिक जो होता है SN2 देता है। लेकिन यहाँ पे SN2 SN1 नहीं पूछ रहा है, ये केवल पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक स्थलीय। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 180 नंबर, निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड जल अपघटन SN1। अब देखिए SN1 का यहाँ पे पूछ दिया, वही अगला प्रश्न SN1। तो SN1 कौन देता है? तृतीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड। हाँ, SN2 कौन देता है? द्वितीयक, नहीं प्राथमिक,
प्राथमिक हैलाइड। तो तृतीयक अगर देखा जाए तो कोई इसमें ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, देखिए ये सी, जैसे ये कह रहा है कि एक्स, एक्स यानी हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो ये हो गया 3 डिग्री। अब 3 डिग्री यहाँ पर जो होता है कौन से देता है, SN1 को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल का सूत्र अगर देखें तो CH3 CH, यहाँ पर OH हम रख दिए, फिर CH2 CH3, ब्यूटेन टू ऑल। ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है इससे भी जुड़ा है। अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 182 नंबर, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है। यानी कि यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया गया था ये बी ऑप्शन, आप अपने असाइनमेंट में भी इसको, ये CH3 यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दर्शाया है कि यहाँ पर एक OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट हमारा 183 नंबर जो प्रश्न है, देखिए ये भी जहां पर आप ऑप्शन, आपके असाइनमेंट में ये वाला जो दर्शाया गया है ना, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि असाइनमेंट में इसके साथ जोड़कर दिखाया गया है। तो आप इसको सही से कर लीजिएगा, ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा है। अब इसका अंकन करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल कहीं पर है, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 1 पर जुड़ा है तो इसमें 1 दर्शाया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 184 नंबर, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, देखिए अभी ये नाम आया था एल्किल हैलाइड, जैसे एथिल ब्रोमाइड, तो शुष्क Ag2O, इसी को मैं उस समय घेरा था, जो शुष्क Ag2O से डाई इथाइल ईथर वाला जो क्वेश्चन था, आप उसको बैक करके देख सकते हैं कि वहां पे हम लिए थे CH3 CH2, आ यहाँ पर Br चाहे जो भी था, आ यहाँ पे हम लिए शुष्क Ag2O। तो ये 2 AgBr और ये 2 से गुणा करना पड़ा था, तो ये शुष्क Ag2O हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 185 नंबर, हाँ 185 नंबर में देखिएगा यहाँ पे आपके असाइनमेंट में केवल CH लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे एल्डिहाइड है। तो देखिए यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3 4, तो तीसरे नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी समूह है, तो 3 हाइड्रोक्सी, एक तो ब्यूटेनॉल, यहाँ पे ब्यूटेनॉल नहीं ब्यूटेनॉल होगा, इसका सही नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 186 नंबर, फार्मिलिन, फार्मलिन कहा जाता है 40% फार्मेल्डिहाइड HCHO को। अब इसका यदि हम IUPAC नाम देखें तो एक कार्बन है तो मेथ, एकल बंध है तो एन, एल्डिहाइड है तो ऑल। तो 40% मेथेनॉल नहीं बल्कि ये मेथेनल लिखा हुआ है, तो इसको C नंबर ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 187 नंबर, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, तो देखिए जब भी कहीं पे एल्कोहल होता है, एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है आर, जैसे अगर ये कार्बन है तो ये बन जाता है CHO, और फिर यदि इसको ऑक्सीकृत करें तो ये हो जाता है COOH, यानी कि ये देखिए अम्ल है। तो एल्कोहल एल्डिहाइड में बदला, एल्डिहाइड अम्ल में बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अम्ल, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 188 नंबर कि क्लोरीटोन जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराते हैं। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3, इसको आज जब हम एसीटोन से क्रिया कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसमें का जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब बाकी ये जो दोनों हैं इस कार्बन पे जुड़ते हैं, तो यहाँ पे बनता है CH3COH, यहाँ पे CH3, और ये हो गया CCl3। इसी को कहा जाता है क्लोरीटोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटोन से। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 189 नंबर, एसिटिक अम्ल में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं देता है। तो एसिटाइल क्लोराइड सबके साथ PCl5 यानी Cl इसके साथ जुड़ने के लिए तत्पर हो जाता है एसिटिक अम्ल से इन तीनों की उपस्थिति में, सिवाय किसके, तो क्लोरीन। क्लोरीन एक उस रूप में हो जाता है कि द्विआण्विक रूप में, यह निष्क्रिय रूप में, गैस रूप में होने लगता है, इसलिए यह क्रिया नहीं कर पाता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 190 नंबर, एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड का सूत्र होता है जैसे CH3CONH2। अभी इसमें जो एमीन समूह है देखेंगे, इसमें का NH2 जो है ये हाइड्रोजन H+ को त्याग भी सकता है और H+ को ग्रहण भी कर सकता है। तो जब H+ का त्याग करता है तो उस स्थिति में, जब H+ का त्याग करता है तो अम्ल को स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अम्ल की स्थिति। अम्ल त्याग करेगा तो, और जब ग्रहण किया तो ये क्षार के रूप में हो जाता है। तो ये अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको उभयधर्मी कहते हैं, उभयधर्मी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 191 नंबर, संतृप्त मोनोकार्बोक्स, संतृप्त मतलब एकल बंध से जुड़ा हुआ। तो कोई भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, जैसे हम CH3COOH लिए, तो इसमें आप सूत्र बनाना सीखें कि जैसे कार्बन की संख्या गिनेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, 1 और 1 2, जैसे देखें 2। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 4, और ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 2 है। ऑक्सीजन की संख्या निश्चित है। अब इसी को सूत्र में अगर हम करें तो 2 को मान लिए N, तो H 2 गुना है, तो हम इसको कर सकते हैं 2N, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ऐसा अगर इसमें हम सूत्र देखें तो CnH2nO2। तो ये हो गया संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। सूत्र अगर कोई भी लिखकर उस पर इस प्रकार से बनाना जान जाए तो आप सूत्र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 192 नंबर, कि फार्मिक अम्ल जब फार्मिक अम्ल और फार्मेल्डिहाइड में किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको बल्कि याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि अगर HCOOH प्लस हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से क्रिया कराते हैं, तो ये बन जाता है सोडियम फार्मेट HCOONA प्लस, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, और साथ में H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन ये अलग, एक ऑक्सीजन, तो H2O भी बाहर निकलता है। तो ये CO2 केवल फार्मिक अम्ल निकालता है, फार्मेल्डिहाइड नहीं निकालता है, तो इसलिए इसका विभेद हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 193 नंबर, इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम नहीं, ये तो प्राथमिक द्वितीयक पहचानना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। अगला जो प्रश्न है 194 नंबर, मेथिल एमीन, क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक क्योएस। देखिए मेथिल एमीन की बात कर रहा है यानी CH3NH2, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस एल्कोहलिक क्योएस, तो ये कहीं ना कहीं कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में
आपका देखिए होता क्या है कि ये पहले 3 क्लोरीन को निकालना है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक निकल जाता है 3 KCl। अब प्लस 3 H2O भी निकलता है। अब हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है वो सबको खत्म यहाँ से करना है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। तो हम यहाँ से निकालते हैं 3H2O, 3 ऑक्सीजन भी खत्म। और आपस में जो बंध बना लेता है वो है CH3। आइए N और C आपस में बंध बना लेता है, NC फेनिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये हो गया CH3NC। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखिएगा वही है। अब है मेथिल एमीन को क्लोरोफार्म, नहीं, अगला जो प्रश्न है 195 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोस। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन हो, यानी C6H12O6, ये हेक्सोज हैं। ये दो चीज का सूत्र है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। अंतर इन दोनों में क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, बंध CHO। दोनों समावयवी यौगिक हैं जिनका सूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न होता है, और इसमें होता है कीटोन समूह। तो फ्रक्टोज जो हो जाएगा कीटो समूह रखने वाला है। 196 नंबर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 197 नंबर, प्रोटीन की हेलिकल संरचना। अगर प्रोटीन की संरचना आपको ध्यान होगा, द्वितीयक संरचना जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स बन रहे थे, तो यहाँ पर पहला और चौथे अमीनो अम्ल के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा था। ये जो बंध था हाइड्रोजन बंध था, जिसके कारण ये अस्थाई होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 198 नंबर, निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन, आप इंसुलिन आप पहले भी जानते हैं कि अग्नाशय के जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन का स्रावण होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर इंसुलिन की कमी होता है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। 199 नंबर प्रश्न है, विटामिन जो खून के अस्कंदित होने से, अस्कंदित मतलब थक्का बनने में भूमिका अदा करता है, तो आप विटामिन के देखिएगा कि ये जो है प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आप लोग अपने जहाँ पर जैव अणु पढ़े हैं, केमिस्ट्री में जैव अणु, वहाँ पे जब विटामिन लास्ट में मैं बताया हूँ तो विटामिन के लिए प्रोथ्राम्बिन का नाम आया है, जो रक्त को अस्कंदित होने से भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। अगला 201 नंबर जो प्रश्न है, 201 नंबर, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में, तो नायलॉन जो होता है, अभी मैं नाम लिया था नायलॉन 66 में कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। इसका सही आंसर, दो मिलकर बनाते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है 202 नंबर, कि CF2 यानी कि इसमें 4 फ्लोरो है, तो टेट्रा फ्लोरोएथिन, इसको हम कहते हैं टेफ्लॉन। तो सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। अगला जो प्रश्न है 203 नंबर, क्लोरामीन टी। देखिए क्लोरामीन टी जो होता है ये एक डेजिनफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। डेजिनफेक्टेंट किसको कहते हैं? जो निर्जीव सतह को साफ करने में उपयोग होता है, निर्जीव सतह को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेजिनफेक्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 204 नंबर, कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है वास्तव में, जो ये जब क्वेश्चन पेपर में देखे तो ये क्वेश्चन है हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन जो होता है NH2, आपस में ये NH2 इस रूप में जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजीन का उपयोग ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होता है, इसका एक अलग प्रकार से आइसोसिन जीन दवा बनता है जिसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इलाज में इसका उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है 205 निम्नलिखित में कौन एक एल्केलाइड है। एल्केलाइड किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक हो, जो
पौधों से प्राप्त होता है और वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो पौधे से प्राप्त होते हैं, जो पौधे से प्राप्त होते हैं। तो जो भी मार्फिन, एट्रोपिन, जो कि सेम्निफेरम, पेपावर सेम्निफेरम से प्राप्त होता है, अफीम इत्यादि, और उसी से ये निकोटीन, एट्रोपिन, कोकीन सभी ये प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 206 नंबर, कि क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म में अगर देखा जाए तो CH Cl3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो थ्री हैलाइड यानी टेट्रा नहीं, ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, तीन हाइड्रोजन यौगिक है। तो योग में लिखा हुआ है तो उसको ट्राई हाइड्रोजन यौगिक। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 207 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? तो क्लोरल कहा जाता है ट्राई एसिटेल्डिहाइड जो होता है CH3CHO, अगर इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन हो जाए, अब क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो क्लोरीन की भी संख्या कितना हो जाए? 3, तब इसको कहा जाता है क्लोरल, यानी CCl3CHO को हम कहते हैं क्लोरल। तो सही आंसर हो जाएगा CCl3CHO। अगला जो प्रश्न है 208 नंबर, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण उसको होगा जिसका नेट फोर्स 0 हो। जैसे 4 कार्बन इधर बंद बना रहा है तो जो सभी एक समान हो जाए। तो CH3Cl जैसे दिया है, तो 3 हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो तीन मान लीजिए इसके द्वारा ये कैंसिल हो गया, लेकिन इसको तो कैंसिल ये नहीं कर पाएगा। दूसरा है CCl4, यानी कि यहाँ पर यदि Cl तो सभी अपना चारों तरफ का जो बल है बराबर है, यानी नेट फोर्स 0, नेट फोर्स बराबर 0 हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CCl4। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 209 नंबर, IUPAC नाम इसका बताना है। तो आप एक, दो, इधर से इसलिए काउंटिंग कि इधर से, हालांकि दोनों तरफ से बराबर है लेकिन अल्फाबेट क्रम में क्लोरो नाम पहले आ रहा है इसलिए इधर से करना उचित है। 3, 4, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 210, एल्कोहल, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र, कोई भी एक एल्कोहल अगर देखें तो देखिए OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, तो सब एल्कोहल को ये दर्शा रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।